सभी को नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक आवर्तिकता की एक नया गुण पर चर्चा करने से पहले आवर्तिकता के कुछ दूसरे गुणों पर थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, जैसा कि आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु के वैलेंस शेल से निकाली जा सकती है बाय सप्लाइंग एनर्जी, और इस घटना को हम आयनन विभव पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होती है कि परमाणु के वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ी जा सकती है और यह क्रिया ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी हो सकती है। क्या होगी? ऊष्मा का चिन्ह वह उस परमाणु की प्रकृति और कंडीशन पर डिपेंड करता है। आज हम एक नए आर्टिकल्स पर बात करेंगे और वो आर्टिकल कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता को समझने से पहले हमको थोड़ी सी एक कोवेलेंट बॉन्ड पर चर्चा करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। वह परमाणु जिसके वैलेंस शेल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वह अस्थायी होता है, और वह परमाणु जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्थायी होता है। वह किसी दूसरे एटम से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पर हम बॉन्ड को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हाइड्रोजन का। यहाँ पर हमको पता है हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 करते हैं। तब हमको पता चल रहा है कि यही इसका वैलेंस शेल है और ये इनकम्प्लीट है। इसकी टेंडेंसी कंप्लीट करने को होगा। ये अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर हम दूसरा हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, इसके लिए भी सेम कंडीशन होगी। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों क्या करते हैं, अगर इसकी हम देखो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को अगर डॉट से दिखाएं और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्रॉस से दिखाते हैं खाली आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे तो हर हाइड्रोजन सेम होता है हर एंगल से, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, डॉट ही होगा या क्रॉस होगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर रहे हैं, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहे हैं। तब ये दोनों क्या करते हैं, अपनी एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। और ऐसा करने से देखो ये इसका वैलेंस शेल है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसका वैलेंस शेल है इस पर एक इलेक्ट्रॉन था, और दोनों आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। ये इस तरह से स्थिति आ जाती है और यहाँ पर दोनों परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट और एक क्रॉस, ये इस तरह से क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। और इस प्रकार साझा से बनी हुई बंध को क्या बोला जाता है, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर इनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका आइसोलेट एटम है। आइसोलेट एटम है, दोनों के दोनों विलगित परमाणु है, अकेला परमाणु है। जबकि यहाँ पर इस घटना के होने के बाद ये कहलाएगा हमारा बॉन्डेड एटम कहलाते हैं, बंधा हुआ परमाणु कहलाते हैं, बंधा हुआ परमाणु कहलाते हैं। एक दूसरे प्रकार की बात करें हम, जैसे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम डॉट से शो करते हैं तो ये हो जाएगा ये, और अगर क्लोरीन की बात करते हैं
तो यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंस सेल को, यहाँ पर क्लोरीन का देखिए केवल वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं हम लोग। इसका 3rd नंबर सेल क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये फर्स्ट सेल और ये इसकी 2nd सेल है। और इस पर क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अगर हम क्रॉस से शो करते हैं 5, 6 और 1 7, तब इससे स्पष्ट है कि ये क्या है, हमारा क्लोरीन है। इससे स्पष्ट है कि इसको भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्लोरीन को भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसलिए दोनों आपस में क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। और साझा करने के बाद ये इस तरह से स्थितियाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा H, ये हो जाएगा Cl, ये इसका डॉट और ये क्रॉस। और यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, 6। अब यहाँ पर देखो 6 और 2 8 क्लोरीन का हो गया, 2 हाइड्रोजन का हो गया, और इस तरह से क्या बनी, HCl का अणु बना। HCl का अणु बना, मतलब ये क्या है, दोनों परमाणु कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड एटम हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड एटम हैं। तो इसी कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर पर आधारित है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। यहाँ क्या हो जाएगी परिभाषा इसकी, सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं में से किसी एक परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, कहलाती है। चूंकि ध्यान देना है, यह आयनन विभव अथवा इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसा मापनीय गुण नहीं है, अर्थात हम किसी इंडिविजुअल एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति को माप नहीं सकते, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, और ये हमको ध्यान में रखना है। परंतु फिर भी यहाँ पर इसका तुलनात्मक मान ज्ञात की जा सकती है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम देखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता था अपनी ओर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इलेक्ट्रॉन के आकर्षण से ही संबंधित है। तो क्या दोनों सेम हैं? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का संबंध, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का संबंध आइसोलेट गैसियस एटम से था, इंडिविजुअल गैसी परमाणु से संबंधित था, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खींचने का गुण बॉन्डेड एटम का है। यहाँ पर देखो बॉन्डेड एटम से संबंधित है, ये दोनों में बेसिकली अंतर है। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का संबंध इलेक्ट्रॉन की खींचने से है, अपनी ओर खींचने से संबंध है। फिर भी दोनों में अंतर है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलेशन आइसोलेट एटम से है, इंडिविजुअल एटम से है या इंडिविजुअल गैसेस एटम से है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का संबंध बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से है, बॉन्डेड एटम से है, बंधे हुए परमाणु से है। ये इन दोनों में बेसिकली अंतर है।
यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तुलनात्मक मान ज्ञात करने के लिए बहुत सारे पैमाने वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए। उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैमाना हमारा पॉलिंग पैमाना कहलाता है, और इसलिए हम पॉलिंग पैमाना को एक नज़र देख लें। पॉलिंग पैमाना क्या कहता है? पॉलिंग स्केल होता है, और ये क्या कहलाता है? ये XA माइनस XB, किसी बुक में इसको ऐसा भी लिखा जाता है और इसको पढ़ी जाती है झाई। यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है सिंबल से, वो अपनी अपनी राइटर की एक्सप्रेस करने का तरीका है। कोई राइटर इसको एक्स के रूप में शो कर देता है, कोई इसको झाई के रूप में शो करता है, परंतु एक्चुअली इसका एक्सप्रेशन झाई होता है। इज इक्वल टू होता है 0.7 रूट डेल, यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पर डेल का रूट ऑफ या डेल का मतलब होता है कि XAB रूट ओवर XAA इंटू XBB होता है। AABB होता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमको देखना है कि XAB जो है वह, इनका संबंध बॉन्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर इसको हम ये देखिए, चूंकि एनर्जी से रिलेशन है, इसके हम सिंबल को E से बदलते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि EA टू B से मतलब है, इसका मतलब AB अणु के बीच जो बंध है, AB बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसी तरह EAA का क्या होगा? अणु A या AA बॉन्ड या बंध वियोजन ऊर्जा से संबंध है। उसी तरह से हमारा EAB क्या होगा? EBB B अणु की बंध वियोजन ऊर्जा से संबंधित है, और यहाँ पर याद रखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हमारा किलो जूल पर मोल यूनिट में होना चाहिए, किलो जूल पर मोल यूनिट में होना चाहिए। ये है हमारा। और यहाँ एक चीज़ और बच जाता है हमारे पास, XA माइनस XB, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड B एटम। ये सामान्य जानकारी हुई हमारी पॉलिंग पैमाना से। पॉलिंग पैमाना क्या है? यह किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मापने की इकाई है। मतलब इट इज क्या है? ये मापने की इकाई है। इट इज स्केल टू मेजर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड इन कोवेलेंट बॉन्ड। अर्थात सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस को एक्सप्रेस करने का
पैमाना है। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से संबंध है। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फैक्टर्स affecting the value of electronegativity। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे एटॉमिक साइज क्या रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। सेकेंड देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। थर्ड देखेंगे टाइप्स ऑफ आयन। टाइप्स ऑफ आयन क्या रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। फोर्थ देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रोल प्ले करता है वो देखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं सर्वप्रथम एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज क्या रोल प्ले करता है। तो देखो, चूंकि एटॉमिक साइज जब बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होगा। जैसे देखिए ये दो परमाणु हमारे पास, एक न्यूक्लियस, एक 2 सेल कंटेनिंग एटम है, और यहाँ पर क्या होगी एक 3 सेल कंटेनिंग एटम है। चूँकि अट्रैक्शन एजेंसी न्यूक्लियस होता है, जब परमाणु की आकार बढ़ती है तो परमाणु की आकार बढ़ने से क्या हो जाती है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ता है और इससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मान कम हो जाता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान कम हो जाता है। परमाणु की साइज यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास कि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या संबंध होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम यहाँ पर En से सिंबलाइज करते हैं। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको उल्टा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं En, और ये हो जाएगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मीन्स जिस एटम की एटॉमिक साइज बड़ी होगी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान कम हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसलिए इसका एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि मान लो अगर हमको 2 एटम दिया है ए और बी दिया है, और हमको बोलता है कि ए की साइज़, ए की क्या है साइज़ क्या हो रही, डिक्रीज़ हो रहा है, ए की साइज़ बड़ा है बी से, तो निश्चित रूप से इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू को हम बता सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। इस तरह से हम ये बात अगर याद हो तो छोटी छोटी प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में नाभिकीय आवेश से संबंध है। यदि परमाणु की, जैसे देखो मान लो हम 2 परमाणु की कल्पना करते हैं, ये ए है और यहाँ पर इसका नंबर ऑफ सेल सेम है दोनों में,
नंबर ऑफ सेल सेम है, या सिंगल परमाणु से भी इसको कंपैरिजन की जा सकती है। मान लो हमारे पास कोई एक एटम है और इस एटम की न्यूक्लियर चार्ज को अगर मानते हैं हम लोग, मान लो 5 है। यदि इसके न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को अगर 5 से 6 कर देते हैं, देखो नंबर ऑफ सेल हमने नहीं बदला है, मीन्स साइज ऑफ जो एटम है उसको हमने यहाँ पर नहीं बदला है, आकार सेम रखा है, केवल हमने न्यूक्लियर चार्ज को बदला है। तो न्यूक्लियर चार्ज को बदलने से क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पर, ध्यान दीजिए, कल्पना करो, ही बताया शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC लिख रहा हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की मान बढ़ जाती है। कारण क्या है, कारण के रूप में देखें हम तो क्या हो जाएगी, नाभिकी आवेश बढ़ने से नाभिक का साझे के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान बढ़ जाता है। ये है हमारा सेकंड रीज़न से। यहाँ पर चाहें तो फर्स्ट का रीज़न भी आप लिख सकते हो कि एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या हो जाती है, एटॉमिक साइज बढ़ने से, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई भी बोल सकता हूँ, एटॉमिक रेडियाई बढ़ने से नाभिक का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर, शेयर्ड या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर कह सकते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। ये इसका कारण है। अब हम यहाँ पर अगला कारण की हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ आयन पर। देखिए, टाइप्स ऑफ आयन की बात करें हम तो हम जानते हैं कि 2 प्रकार के आयन्स हुआ करता है, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। और हम ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव आयन का आकार उनके संगत या उसके परमाणु से क्या होती है, छोटा होता है। जैसे यहाँ पर क्या होगी, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की आकार की तुलना में सोडियम धनायन की त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है। और यह गुण सभी धनायनों के लिए लागू होता है, मीन्स प्रत्येक धनायन अपने परमाणु की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। तो चूंकि धनायन में परमाणु की त्रिज्या या परमाणु की आकार छोटा होने के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाने के कारण धनायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसके परमाणु की तुलना में अधिक हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी परमाणु आकार या आकार छोटा होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, अपने परमाणु से अधिक होती है, अपने परमाणु से अधिक होती है। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हो, मान लो हम सोडियम की ही बात कर दें
और सोडियम से सोडियम धनायन जब बनती है, ये 11 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसको यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब पॉजिटिव आयन इज या पॉजिटिव आयन डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है करेस्पॉन्ड टू एटम। जिस एटम से बना है उस एटम की तो रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ डिफिशिएंट होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसलिए प्रत्येक धनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उसके परमाणु की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पर आप इसी तरह से देख लें, मान लो मैग्नीशियम की बात करते हैं और मैग्नीशियम आयन की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगा मैग्नीशियम एटम की तुलना में। अब हम देखेंगे ऋण आयन के रूप में। तो ऋण आयन में देखो क्या होगी, हमने देखा है कि प्रत्येक ऋण आयन, यहाँ हमने देखा है कि प्रत्येक ऋण आयन का आकार अपने परमाणु से बड़ा होता है, परमाणु से बड़ा होता है। और हमने देखा है कि जब जब परमाणु का आकार बड़ा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम हो जाता है, बड़ा होता है। इसलिए क्या होगी, ऋण आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अपने परमाणु की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यदि हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर क्या हो देखते हैं, मान लो हम Cl की बात करते हैं और Cl पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने से Cl माइनस होता है, तो चूंकि Cl माइनस का आकार बड़ा होता है Cl से, और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl माइनस आयन की क्या होती है, कम होगी किसकी तुलना में, Cl की तुलना में। इसी तरह से आप ऑक्सीजन की बात करते हो और ऑक्सीजन से हम O2 माइनस की बात करें तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑक्सीजन एटम के रिस्पेक्ट में। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता है इस आर्टिकल का, इसको हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हम जानते हैं कि कुछ परमाणु या बहुत सारे परमाणु हमारे ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से मैं कुछ का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखो आयरन 2+ फॉर्म में भी होता है, आयरन 3+ फॉर्म में भी होता है, कॉपर प्लस फॉर्म में होता है, Cu2+ फॉर्म में होता है, Sn2+ फॉर्म में होता है, Sn4+ फॉर्म में होता है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हमारे पास। और ये कब बनती है कि ये जब Fe2+ अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो Fe3+ में बदलता है। और यहाँ पर भी क्या होगी, सेम स्थितियाँ आएगी हमारे पास, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तब निश्चित रूप से Fe3 आयन की जो आकार है, जो कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के संगत आयन है, इसके ऐसे तो दोनों आयन हैं, पर ये क्या होगी, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के संगत आयन है और ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के संगत आयन है। क्योंकि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देखो 3 है, इसका क्या है 2 है, जो इस बात को प्रूव कर रहा है यह उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के संगत आयन है और यह निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के संगत आयन है। चूँकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के संगत जो आयन होते हैं उनकी आकार छोटा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करने के बाद प्राप्त होता है, और इसलिए हायर ऑक्सीडेशन के करेस्पॉन्ड जो आयंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के करेस्पॉन्ड आयन से क्या होती है, अधिक होती है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, उच्च
उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के संगत आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के संगत आयन से अधिक होती है, आयन से अधिक होती है। ये बात याद रखी जा सकती है। अब इस तरह से हम इनकी देखें तो क्या होगा, Fe3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe2+ से ज़्यादा होगा, Cu2+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cu+ से ज़्यादा होगा, SN4+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SN2+ से ज़्यादा होगा। और हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक ही एटम्स के दो डिफरेंट आयन के बीच कंपेयर कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट फैक्टर, जो किस प्रकार क्या करती है, प्रभावित करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। यह है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखो, हम बेसिकली अगर देखें तो sp, sp2, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या शॉर्टकट बता दूँ, s और p ऑर्बिटल, किसी एटम की वैलेंस शेल का s और p ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज होकर के मिक्स होकर के एक नया ऑर्बिटल बनाता है तो sp कहलाता है। sp2 में किसी परमाणु का एक वैलेंस शेल का एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के अगर एक न्यू ऑर्बिटल बनाता है तो sp2 कहलाएगा। और यहाँ पर किसी परमाणु के संयोजकता कक्ष का एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाता है, अगर रिएक्ट करके मिक्स होकर के एक न्यू ऑर्बिटल बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और भी हुआ करते हैं हमारे पास sp3d, sp3d2, डिटेल में हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है कि अगर किसी परमाणु की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या संकरित ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, संकरित ऑर्बिटल की परसेंटेज s करेक्टर, परसेंटेज s लक्षण बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। कारण क्या होगी, क्योंकि हाई परसेंटेज s करेक्टर कारण में, हाई या उच्च परसेंटेज s लक्षण वाले संकरित ऑर्बिटल नाभिक के पास होते हैं, नाभिक के पास होते हैं। और इसलिए क्या होगी, उनका शेड पे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास जैसे हम देखते हैं C2H6 जो कि हमारा इथेन है, दूसरा अगर देखते हैं हम C2H4 जो कि एथीन है, और तीसरा हम देखते हैं C2H2 जो कि एसिटिलीन है। इसमें कार्बन sp3 स्टेट में रहता है, इसमें कार्बन sp2 स्टेट में रहता है, और इसमें कार्बन sp8 स्टेट में रहता है। अब इनकी अगर परसेंटेज कैरेक्टर निकालें तो ये दो ऑर्बिटल से बना हुआ है, इसलिए s लक्षण क्या होगा, परसेंटेज s लक्षण हो जाएगी इसकी 50%, इसकी परसेंटेज s लक्षण हो जाएगा 3 है इसलिए 33.3%, और चूंकि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इसलिए परसेंटेज s लक्षण का मान हो जाएगा
25%। यहाँ पर देखो कि अगर जिस किसी में उच्च परसेंटेज H लक्षण वाला मीन्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन दोनों की तुलना में नाभिक के एकदम पास होगा और इसलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इस ऑर्बिटल पर इन दोनों की तुलना में ज़्यादा लगेगी और इसलिए इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन 3 तरह से होते हैं। एक क्या ये कार्बन क्या कहलाएगा आपका sp3 कार्बन कहलाएगा, ये कार्बन कहलाएगा sp2 कार्बन, ये कहलाएगा sp कार्बन। तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होती है, अधिक होती है अन्य की तुलना में। तो हम यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न के रूप में यहाँ इसको देख सकते हैं। sp3c और sp2c sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी और ये हमारा ऑर्डर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो क्षमता है वो sp कार्बन पर ज़्यादा होती है sp2 और sp3 की तुलना में। ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं। यहाँ क्या देखें, एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होने लगता है। एटॉमिक साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर किसी परमाणु की आकार को बिना बदले उसके न्यूक्लियर चार्ज को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ जाता है। टाइप्स ऑफ आयन में हमने देखा प्रत्येक धनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उसके परमाणु की तुलना में अधिक होता है, जबकि प्रत्येक ऋणायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उसके परमाणु की तुलना में कम होता है। लास्ट में देखा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के संगत जो आयन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के संगत जो आयन होते हैं उसकी तुलना में अधिक होता है। यहाँ हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, और उसमें हमने देखा कि जिस परमाणु की संकरित ऑर्बिटल में s कैरेक्टर का मान जितना अधिक होगा उस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होगा। ये तो हो गई हमारी फैक्टर से। अब देखते हैं इनकी हम पीरियोडिक ट्रेंड में अगर देखें इनके आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है, तो पीरियोडिक ट्रेंड देखो, पीरियोडिक ट्रेंड सबसे पहले हम पीरियोडिक ट्रेंड में पीरियड पढ़ते हैं और पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, किसी पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर देखो चूंकि हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। कारण में क्या हो जाएगी, कारण बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर किसमें, आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा एवं नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो परमाणु आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। हम चाहें तो इसको एक नज़र में देख सकते हैं। जैसे देखो लिथियम, हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, फिर है इसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहाँ पर 1.1, 1.5, 2, 2.5, 3 एंड 3.5 इस तरह से हम देख सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है यहाँ पर, मैं ऐसे ही आपको बताया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट चलने पर इनकी क्या हो जाती है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है।
इससे हमको क्या पता चला कि इस पीरियड में देखो यहाँ वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, उसके आधार पर हम देख सकते हैं तो क्या मिलेगा कि प्रत्येक पीरियड की जो लास्ट में है, प्रत्येक पीरियड की जो लास्ट में एलिमेंट है जो कि हैलोजन फैमिली में आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होता है। तो सेकंड पीरियड में सबसे अधिक किसकी होगी? फ्लोरीन का। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो क्लोरीन की होगी। फोर्थ पीरियड की बात करें तो ब्रोमीन का होगा। यहाँ पर ब्रोमीन, इधर क्या हो जाएगी? पोटेशियम। और फिफ्थ पीरियड की बात करें हम रुबिडियम वाले में तो क्या हो जाएगी? आपकी आयोडीन हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो प्रत्येक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। कारण ये हमने लिखा है, परमाणु का आकार छोटा होता है और नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। और इससे हमको एक रिजल्ट आया कि जो हैलोजन मीन 17वें समूह अथवा 7th A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान अपनी पीरियड में अन्य तत्वों की तुलना में सर्वाधिक होता है। और इस तरह से हम पूरी अगर ओवरऑल देखें तो हैलोजन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान S ब्लॉक और P ब्लॉक से अगर कंपेयर किया जाए तो अधिक होता है। ये हो जाएगा हमारा पीरियड में। अब हम अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में देखते हैं हम, ग्रुप में ये होता है टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम में क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान है वो क्या होती है? घटती है। टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है। इसका कारण क्या होगी? ऊपर से नीचे आने पर या जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है। अगला हम देखते हैं 18th ग्रुप मीन्स अक्रिय गैस पर, 0 ग्रुप पर या अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस समूह में चूंकि इनके ऑक्टेट पूर्ण होते हैं इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन की किसी प्रकार की जरूरत ही नहीं होती ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसलिए ये बिल्कुल इलेक्ट्राइड इलेक्ट्रॉन को पहली बात तो बॉन्ड ही नहीं बनाते तो फिर सैड इलेक्ट्रॉन का प्रश्न ही नहीं उठता। मीन्स इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 0 होती है। शून्य समूह की तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 0 होता है। ये हमको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ स्पेशल चीज़ देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमको क्या क्या फ़ायदा होती है किसी परमाणु के बारे में जानने में, या किसी सहसंयोजक अणु की प्रकृति को अध्ययन करने में क्या जानकारी मिलती है। या यूं कहूँ कि किसी परमाणु जो कोई अणु जिन परमाणुओं से बना है तो या उस अणु की नेचर क्या होगी, उसकी बॉन्डिंग का नेचर क्या होगा, इस पर हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है। पहला हम देखते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए, इसको स्टडी करने के लिए क्या किया गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और आयनिक बॉन्ड या नेचर ऑफ बॉन्ड के बीच जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ जाने से क्या होगी, वैल्यू हम और दर्शा सकते हैं। इसी को हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ये ऐसा ग्राफ की बात करें तो इस कंडीशन पर ये जो वैल्यू आती है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ को अगर यहाँ करूँ
तो ये ओरिजिन है 0 होगा। और यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड क्या हो जाती है 100% हो जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है 0% हो जाता है। और इस पॉइंट पर कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को मैं IB लिख रहा हूँ, IB 50% हो जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड को मैं CV लिख रहा हूँ, वो भी 50% हो जाता है। कब? जब इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पॉलिंग स्केल से जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हैं तब की बात है। तो यहाँ पर जरा देखो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रही है, एक ग्राफ इधर की ओर जा रहा है, मीन्स इधर जाने पर आयनिक बॉन्ड की नेचर यानी बॉन्ड की आयनिक कैरेक्टर क्या हो रही है, बॉन्ड की आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। इधर क्या हो रही है, आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जबकि यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कब? जब हम ओरिजिन से इस साइड की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर देखो एक वैल्यू ऐसा आया है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी क्या है 0% है, और यहाँ पर क्या होगी कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है 0%। सॉरी, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ये है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा 100% होगा। और इसलिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें हम लोग, डिफरेंस अगर 0 है, यहाँ पर 0 है देखो, तब उस केस पर जो बॉन्ड बनती है वो क्या होता है, नॉन पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो नॉन पोलर होता है, याद रखिएगा, नॉन पोलर। यहाँ पोलर और नॉन पोलर को समझ लो। वहाँ पर हम H और Cl की बात करते हैं, चूंकि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, तो यह शेयर्ड पहले क्या होती है, दोनों के ठीक बीच रहता है, या थोड़ा गैप बना दूं, या ऐसा दोनों के ठीक बीच रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी देर बाद ये शिफ्ट होकर क्लोरीन की ओर आ जाता है, मीन से क्या होगी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जाएगा। तो इस टाइप की बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होगा, यह तभी संभव होगी जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होने से वह बॉन्ड प्योरली क्या होगी, कोवेलेंट होगा, और क्या होगी, नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा, अध्रुवीय होगा। नॉन पोलर मीन्स अध्रुवीय, मीन्स किसी प्रकार कोई चार्ज क्रिएशन की गुंजाइश नहीं होगी। और अगर हम दूसरा देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, मीन्स यहाँ पर देखो XA माइनस XB, यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं XA माइनस XB की बात करें, अगर ये 0 आता है तो ये कंडीशन हो जाएगा, और इसके इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, मीन्स बॉन्ड क्या हो जाएगी, पोलर हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा, ध्रुवीय बॉन्ड। और तीसरी कंडीशन में देखो, यहाँ पर देखिए कि जब 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मान मीन्स XA XB इज इक्वल टू अगर 1.7 है, तब क्या हो रही है, दोनों बॉन्ड की कैरेक्टर क्या है, 50% आयनिक होगा, 50% आयनिक, और 50% क्या हो रहा है, कोवेलेंट हो रहा है, 50% कोवेलेंट हो रहा है। इसके ऊपर जाने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक XA माइनस XB इज इक्वल टू अगर ग्रेटर देन 1.7 से अधिक हो जाता है, 1.7 से अगर अधिक हो जाता है तो बॉन्ड क्या आती है, पूर्णतः आयनिक हो जाता है, पूर्णतः आयनिक। और अगर XA माइनस मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से अगर कम होती है तो वह बॉन्ड क्या हो जाती है, आपका ध्रुवीय होता है, परंतु सहसंयोजी नेचर रखता है, सहसंयोजी गुण रखता है।
इस आधार से हम जैसे एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, मान लो हम NaCl की बात करें जो कि Na और Cl एटम से बना है। Na का मीन्स Na इज इक्वल टू होता है 0.9 और यहाँ पर XCl इज इक्वल टू होता है 0.3। इनकी अगर डिफरेंस निकालें तो XCl माइनस XNa की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 0.9 इज इक्वल टू आएगा 2.1 और 2.1 आ रहा है जो कि 1.7 से ज़्यादा है। इसलिए NaCl के बीच जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है, आयनिक होता है। वह क्या होता है, आयनिक होता है। जबकि इसी समूह में अगर हम Ki की बात करें, Ki बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर Ki की अगर बात करते हैं तो XI इज इक्वल टू होता है 2.1 और K की वैल्यू अगर देखा जाए K की वैल्यू 1 होता है, XK इज इक्वल टू 1 होता है। जब इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2.1 माइनस 1 मतलब आ रहा है 1.1 आ रहा है और 1.1 क्या है, लेस देन है 1.7 से। इसलिए Ki के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगी, आपका सहसंयोजी होगा। क्या होगा, सहसंयोजी होगा। इस तरह से हम किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि उन दोनों के बीच बना हुआ बॉन्ड आयनिक होगा कि सहसंयोजी होगा। यहाँ पर तो हम इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई अगर कोवेलेंट कंपाउंड है और अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मान 1.7 से अगर अधिक होगा तो वह क्या होगी, आयनिक होगा और 1.7 से कम हो जाने पर वह क्या हो जाएगी, सहसंयोजी हो जाएगा। ये हो गई, हम आयनिक लक्षण बता सकते हैं। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के नाभिक या नाभिकों की बीच की दूरी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है, बंध लंबाई कहलाता है। और यदि हम इसको इस तरह से समझें, मान लो हमारे पास AB अणु है और AB अणु बॉन्डिंग से बने हैं इस तरह से। यहाँ पर इसको अगर ऐसा लेते हैं हम लोग, ये इस तरह से बने हैं, ये इसका नाभिक है, ये A है, ये B है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाता है हमारा बॉन्ड लेंथ। अब देखो बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड आयनिक होगा तो क्या होगी, वो फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड में क्या हो जाती है, चार्ज क्रिएट हो जाता है प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है, इसलिए क्या हो जाते हैं, एकदम क्लोज हो जाते हैं वो, और एकदम क्लोज होने के कारण बॉन्ड लेंथ का मान कम हो जाता है। तो हमने क्या जाना कि आयनिक यौगिकों में बॉन्ड लेंथ कम होता है सहसंयोजक की तुलना में। अब अगर हमको पूछे, अभी हमने देखा NaCl और हमने देखा Ki, इसको देखा था हमने आयनिक, अभी कुछ देर पहले प्रूफ किए।
कुछ देर पहले प्रूव किए हैं, यानिक है आपका कोवेलेंट है, तो निश्चित रूप से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वह क्या होगा, बॉन्ड लेंथ अधिक होगी किसके, KI की बॉन्ड लेंथ से। इसकी बॉन्ड लेंथ से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगा, ये हम बता सकते हैं। अब अगला हम इसकी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी में देखो, अगर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस माने कोई बंध, तीसरा होगा बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी मतलब बंध की ध्रुवणता, बंध की ध्रुवणता। अगर हमको अणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता चल जाए, तब हम बता सकते हैं कि उनके बीच बना हुआ बॉन्ड क्या है। जैसे देखो, फर्स्ट अगर उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, पहला जो लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर की बात कर रहा हूं, डिफरेंस की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देता है 0.00 से लेकर के 0.40 तक होता है, 0.00 से 0.44 होता है, तब वह बॉन्ड क्या होती है, कोवेलेंट तो होगा, याद रखिएगा, सहसंयोजक तो होगा, परंतु क्या होगी, अध्रुवी होगा। इसके उदाहरण के रूप में आप हाइड्रोजन ले सकते हैं। दूसरी स्थिति में अगर उसका मान 0.41 से लेकर अगर 1 तक होता है, तो वह 1 भी क्या होगी, सहसंयोजी होगा, परंतु ये आंशिक ध्रुवित होगा, और आंशिक ध्रुवित होने वाले हैं हमारे पास HCl। तीसरी स्थिति में देखें, अगर 1.01 से अगर 2 तक जाती है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगा, सहसंयोजी तो होगा ही, सहसंयोजी हो जाएगा और क्या होगी, ध्रुवित हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में आप HF ले सकते हैं। अगले में लेते हैं हम 2 से अधिक। 2 से जब अधिक हो जाता है तो बॉन्ड हो जाती है आयनिक, और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो आयनिक के लिए NaCl या फिर NaCl, चलिए NaCl ले लो, NaCl हो जाता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर पता चल जाए, तो इस टेबल में जिस रेंज पर बैठता है उस रेंज पर हम कह पाएंगे कि उसमें बॉन्ड की नेचर क्या है, माने कितना पोलराइज है। अगर इसके बीच में होगी बिल्कुल पोलराइज नहीं है वो, इसके बीच है पार्शली पोलराइज है, इसके बीच है तो फुली पोलराइज है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, आयनिक हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगी, आयनिक। तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड किन रास्तों से गुजरता हुआ आयनिक हो रहा है वो आप देख लो। कोई बॉन्ड क्या होगी, पहले तो आंशिक ध्रुवित होगा, आंशिक ध्रुवित होकर के वो ध्रुवित होगा, ध्रुवित होने के बाद आयनिक नेचर में आएगा। ये हमारा अगला इसकी जानकारी थी। फिर हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड या स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, बंध की स्थायित्व। यहां पर देखिएगा, मोर याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर जितना अधिक होगा बंध उतना ही स्थायी होगा, बंध उतना ही स्थायी होगा, बंध उतना ही स्थायी होगा। चाहे तो हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हैलोजन एसिड का, हैलोजन एसिड, यहाँ पर इसको हम HX से सिम्बोलाइज करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे HF है, फिर है HCl, HBr और HI। इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर देखें तो 1.9, फिर है 0.9,
0.7 और 0.4, ये 4 इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के मान हैं। अब इससे देखो कि किसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, HF का। इसका मतलब यह बॉन्ड क्या है, मोर स्टेबल है, अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। और अधिक स्थायी होने के कारण कह सकते हैं बंध प्रबल है। बंध क्या है, प्रबल है। और जिसकी भी बंध प्रबल होता है उसकी गलनांक क्वथनांक क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। और इसलिए हमको अगर इनकी गलनांक क्वथनांक पूछे तो हम बता सकते हैं क्या होगी, HF का गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। फिर से एक बार बोल दूं, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर जितना अधिक होता है बंध उतना ही स्थायी होता है। हमने इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया हैलोजन एसिड का, HF, HCl, HBr, HI। इनके करेस्पॉन्ड देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, 1.9, 0.9, 0.7, 0.4। इससे डेटा से क्लियर है कि HF की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 सबसे ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड क्या होगी, स्थायी होगा। और यह क्या होगी, प्रबल होगा अन्य की तुलना में। और जिसके बंध प्रबल होते हैं मीन्स स्ट्रांग होते हैं, बॉन्ड क्या हो जाएगी इसकी, प्रबल होना मतलब स्ट्रांग। और बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसको ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए क्या होगी, उसके गलनांक क्वथनांक के मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। MP एंड BP गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। अब हम अगला इसका सबसे एक जानकारी की ओर आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड के बाद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, धातु एवं अधातु गुण, धातु एवं अधातु गुण, धातु एवं अधातु गुण। तो यहां से देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर खींचना मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान देगा, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का संबंध, ये बात ध्यान रखना है आपको, संबंध अधात्विक गुण से है, अधात्विक गुण से है, गुण से है, याद रखना इसको। क्योंकि धातु विद्युत के धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की घटना में इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इसलिए इसका संबंध अधात्विक गुण से है। इसका मतलब जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जितना अधिक होगा उसकी मेटालिक कैरेक्टर उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेटालिक कैरेक्टर या धात्विक गुण, एक रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। धात्विक गुण क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम से। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ माने जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना अधिक होगा वह उसके धात्विक गुण क्या हो जाएगी, उतने ही कम हो जाएगा। अधात्विक गुण कम होना इस बात का द्योतक है कि वो क्या होगी, अधात्विक गुण रखता है, मीन्स अधातु है। इस तरह से हम अगर हमको 2 या 2 से अधिक तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दे दिया जाए तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि कौन धातु है, कौन अधातु है। उसके बाद अगला और लास्ट इसकी हम देखने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड में धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, यहाँ हिंदी में अगर लिखें धातु ऑक्साइड की प्रकृति, यहाँ पर अगर देखें हम, जैसे सोडियम की ऑक्साइड थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स को हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का। थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट होता है, सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, फिर सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, फिर
फास्फोरस का ऑक्साइड होता है P2O5, फिर फास्फोरस के बाद आ जाएगा आपका सल्फर का ऑक्साइड होता है SO2, और फिर हैलोजन का ऑक्साइड होता है Cl2। ये सब थर्ड पीरियड मेंबर्स के ऑक्साइड्स हैं। चूंकि सब में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कॉमन है, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंट्रीब्यूशन जितना होगा सब में समान होगा। तो इनकी जो कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पर हम देखें, ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और ये क्या होता है, अम्लीय होता है। अब इन दोनों को या ये प्रबल क्षारीय भी कह सकते हैं, प्रबल क्षारीय, और ये क्या होते हैं, प्रबल अम्लीय। क्यों होते हैं, इसका रीज़न हम देखना चाहते हैं। तो रीज़न में देखते हैं, सबका ऑक्सीजन का यहाँ पर होता है, देखो XA या XO इज इक्वल टू होता है 3.5, जो कि सबके लिए कॉमन होगा। हम यहाँ पर अगर सोडियम XA सोडियम की अगर बात करते हैं, एक सोडियम का यह होता है 0.9, और इसका अगर अंतर निकालें तो हमको मिलेगा 3.5 माइनस 0.9, और ऐसा करने से आएगा 2.6, और 2.6 आ रहा है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब XA माइनस XB। इधर अगर देखें हम तो ऑक्सीजन का तो क्या होगा, उतना ही होगा। क्या होता है, 3.5 होता है, और क्लोरीन का 3 होता है। इसलिए इन दोनों के अंतर क्या है, देखो 0.5 आता है, 0.5 आता है, और 0.5 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, दोनों की डिफरेंस ज़्यादा है, दोनों की डिफरेंस सबसे कम है, और इनकी भी अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ मैग्नीशियम का होता है 1.2 होता है। अब इसको निकालते हैं हम लोग, तो 3.5 माइनस 1.2 करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और ये जाएगा 2.2। देखो पहले से क्या हो गया, कम हो गया, 2.2 आ रहा है, सॉरी 2.3 आ रहा है। आगे अगर हम चाहें तो एल्यूमिनियम का निकाल सकते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम निकालते हैं तो देखो एल्यूमिनियम का होता है 1.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3.5 माइनस 1.5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगी 2 आ जाएगा वैल्यू। देखो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो इससे हमको समझ में आ गया, जिन एटॉमिक ऑक्साइड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक क्षारीय होता है, उतना ही अधिक क्षारीय होता है। मतलब मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्साइड्स, मोर विल बी बेसिक नेचर। क्या है हमारे पास, धात्विक ऑक्साइडों, धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय गुण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। सॉरी, हाँ, डिफरेंस साथ साथ बढ़ती है। मतलब जिसका जितना ज़्यादा, जैसे हमको मान लो अगर देता है, ये कोई हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है और ये कोई दूसरा मेटेलिक ऑक्साइड है। अगर इसकी हमको यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लो ऐसा देता है, और इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सपोज हम मानते हैं 5.4 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मानते हैं 2.5, और हमको अगर बोले कि इन दोनों में दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं, प्रबल क्षारीय कौन है। तो प्रबल क्षारीय में क्या होगी, चूंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है
इसलिए यह क्या होगा, दोनों में यद्यपि दोनों पर क्षार होंगे परंतु ये प्रबल क्षारी होगा। कभी कभी हमको बोल सकता है कौन एसिड होगा, कौन बेसिक होगा, कौन एसिड होगा, तो हम इन दोनों की देखेंगे तो चूंकि इसकी डिफरेंस ज़्यादा है इससे क्षारी होगी और इसका डिफरेंस कम है इसलिए क्या होगा, अम्लीय होगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू मेटालिक ऑक्साइड्स की नेचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होगा, कौन सी ऑक्साइड बेसिक होगा। इतनी बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटिव था। उम्मीद है यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर एक नए आर्टिकल के साथ आएंगे। तब तक के आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।